नमस्कार विद्यार्थियों। तो अपन ने पिछली क्लास में हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप हमारी क्लास में आए हैं। और उसके बाद हमें स्टार्ट किए, जैसे मैंने कहा क्लास शुरू करने से पहले मैं दो चीजें करता हूं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप गणपति बप्पा को याद करो, सबसे बोलो सबसे पहले जोर से बोलो जय गणपति बप्पा की जय हो। और उसके बाद में क्लास स्टार्ट करने के बाद मैं एक चीज जो करता हूँ वो है मोटिवेशनल लाइन। ठीक है, मोटिवेशन लाइन क्या है कि रात के सपने चाहे बड़े हो या ना बड़े हो, मतलब क्या बोला कि मतलब ना रातें जगाने से ख्वाब बदलते हैं। क्या बोला मैंने? रात जागने या रातों के जगने से ख्वाब बदले ना बदले। क्या बोला मैंने? रातों के जगने से ख्वाब बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। क्या बोला मैंने? कि भाई रातों के जगने से ख्वाब बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदला है। लोगों का तो वक्त आया था, अपना तो पूरा दौर आएगा। लोगों का तो वक्त आया था, अपना पूरा दौर आएगा, अपना पूरा दौर आएगा। तो देखो, तो दौर आने से पहले मैंने क्लास 10th का जो सब्जेक्ट था अपना क्लास 10th के जो टॉपिक था जिसका नाम था अपना जीवों में जनन। टॉपिक का नाम क्या था? तो जीवों में जनन। किसमें जनन पढ़ रहे थे अपन? जीवों में जनन। अब देखो, जीवों में जनन का मतलब क्या है? अपने समान नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जीवों में जनन कहलाता है। यानी अपने समान जो वे जीव जो अपने समान नई जीव या नए संतति उत्पन्न करते हैं उसे बोलते हैं जनन। क्या कहते हैं? जनन। अपने समान, मैंने क्या बोला? अपने समान नई संतति, अपने समान उत्पन्न करने वाली संतति या नई बनने वाली संतति क्या कहलाती है? जनन। अपने समान संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जनन। ये अपन पढ़ ली थी। उसके बाद में मैंने पढ़ा था लैंगिक जनन दो प्रकार, सॉरी अलैंगिक जनन मेजरली कितनी विधियों से होता है? दो विधियों से। कौन कौन सी? तो एक विधि थी जिसका नाम था अलैंगिक जनन, दूसरी कौन सी थी? लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर मैंने विखंडन, बहुविखंडन, खंडन, बहुखंडन सब करवा दिए मैंने। ठीक है ना। फिर मैंने आपको कायिकीय प्रबंधन बताया था, यानी कि वह भाग जड़ पत्ती तने से किसी भी भाग से, किसी भी भाग के प्रवर्धन होने से नए जीव का निर्माण होना, काय के भाग से नए जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है? काय के प्रवर्धन या नई संतति का बनना क्या कहलाता है? काय के प्रवर्धन। ये काय के प्रवर्धन भी अपन ने पढ़ लिया था। अब काय के प्रवर्धन भी मेजरली दो प्रकार के होते हैं। मोटे मोटे तौर पर कितने प्रकार के होते हैं? काय के प्रवर्धन अगर आपको पूछे कौन सा प्रवर्धन? कायिक प्रवर्धन। चलो हेडिंग डाल देता हूं, कायिक प्रवर्धन। मैंने बोला पादप के वे भाग जैसे कि पत्ती, तना, जड़ आदि से या आदि के आदि भागों के पादप के आदि के प्रवर्धन से नए पादप संतति का उत्पन्न होना, नए पादप संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है? निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। क्या बोलते हैं उसको? कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, इसे बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। अब देखो, मैंने कहा किसी भी भाग जैसा वो पत्ती हो, तना हो, जड़े हो या कोई भी भाग से नए जीवन, नए पादप का निर्माण करना, नए पादप संतति का निर्माण करना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। अगर ढंग से कायिक प्रवर्धन को समझे तो कायिक प्रवर्धन का मतलब है कि पादप का कोई भी कायिकीय भाग, जैसे जिसको अपन कायिकीय, कोई भी पादप का कायिकीय भाग जिसको अपन काट ले, कहीं से भी तोड़ ले, कर ले, कुछ भी कर ले, तो उसे नए जीव का निर्माण होना क्या कहलाता है? कायिकीय प्रवर्धन। अब कायिकीय प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? तो अगर मोटे मोटे तौर पर देखें तो कायिकीय प्रवर्धन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक कायिकीय प्रवर्धन, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। और दूसरा कौन सा था? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। ठीक है ना। एक तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और दूसरा कौन सा है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। अब देखो, प्राकृतिक का मतलब है जो नेचुरल, जिसमें कौन कौन सा? तो प्राकृतिक रूप से जिसमें उन्होंने कहा कि जड़ द्वारा, सबसे पहले चलो पत्ती द्वारा,
अब कुछ ऐसे भी प्लांट है जो पत्ती द्वारा भी क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन। जस्ट मोस्ट एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, उस समय भी एग्जाम्पल बताया था और इस समय आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि पत्ती द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है वो किन प्राणियों में होता है। तो पत्ती द्वारा कायिक प्रवर्धन किस में होता है, तो वो है पत्थर चट्टा में। किस चट्टा में, पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा जिसको ब्रायोफिल्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ब्रायोफिल्म्स। ये ब्रायोफिल्म्स नामक एक कोई पादप है। इस पादप अंदर कैसा होता है, आपको दिखे पत्ती नुमा संरचना यूं, ठीक है ना। तो ये पत्ती नुमा संरचना दिखाई दे रही है आपको, ब्रायोफिल्म्स, ठीक है ना। तो इस पत्ती नुमा संरचना के ऊपर यूं छोटे छोटे, ये पत्ती नुमा संरचना ब्रायोफिल्म्स होती है, पत्ता चट्टा, इसके ऊपर यूं छोटे छोटे पत्तियां बनती हैं यूं, ठीक है ना। और नई पत्तियां बन करके और यहां से ये जब टूटेगा और नया क्या बना लेगा, ब्रायोफाइट्स का निर्माण कर लेंगे। छोटे छोटे नए ब्रायोफाइट्स का क्या होता रहेगा, निर्माण होता है। इसको बोलते हैं पत्तियों द्वारा कायिकीय प्रवर्धन। ये प्राकृतिक रूप से होता है। किस रूप से होता है, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। ये होता है पत्तियों द्वारा कायिकीय प्रवर्धन। किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा कायिकीय प्रवर्धन। यानी जो पत्थर चट्टा का जो प्लांट होता है उसके अंदर ऐसी चीजें होती है। ये होता है पत्तियों द्वारा, किसके द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा कायिकीय प्रवर्धन। अब देखो ये तो क्या पत्तियों द्वारा। अब दूसरा कौन सा, तो दूसरा मैं आपको बताता हूं कि दूसरा हो गया आपकी जड़ द्वारा, यानी जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब देखो जड़ या कह सकते हो तना, पहले तना ले लेते हैं फिर जड़ा लेते हैं ना, पहले तना ले लेते हैं, तने द्वारा। चलो अब देखो तने द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। जैसे मैंने ये कोई ठीक है ना, ये एक आलू लिया मैंने, क्या लिया, आलू। ये आलू का क्या होगा, यहां पर जो ऊपर यूं छोटे छोटे छिद्र, ऐसे छोटी छोटी संरचना बनती है यूं आलू के ऊपर। यूं जो आलू दिखाई दे रहा है आपको, यूं आलू के ऊपर यूं छोटी छोटी संरचनाएं बनती है यूं। ये छोटी छोटी संरचनाओं की वजह से आलू के ऊपर यूं बनती रहती है, यूं छोटी छोटी संरचनाएं बनती है। इन छोटी छोटी संरचनाओं की वजह से क्या बनता है, यूं यूं पूरा यूं नए पादप या नए आलू का निर्माण होता रहता है। इस नए आलू की वजह से क्या होता है, आलू का बार बार क्या होता है, विकसन होता रहता है। और नए आलू की वजह से क्या होता है, कायिकीय प्रवर्धन होने की वजह से नए आलू का या निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसे बोलते हैं तने द्वारा कायिकीय प्रवर्धन। ये होता है तने द्वारा। और ये किसके अंदर, पत्थर चट्टा का था, तो ये किसके अंदर आया, आलू के अंदर। किसके अंदर है, आलू। इसको आलू की आंख बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तने द्वारा कायिकीय प्रवर्धन हो गया। अब देखो तीसरा आपके सामने जो आया वो कौन सा था, तो देखो पहला अपने पढ़ा था पत्ती द्वारा, दूसरा अपने तने द्वारा। अब तीसरा कौन सा पढ़ लिया अपन, तीसरा अगर मैं बताऊं मोस्ट और बढ़िया है तो उसका नाम है जड़ द्वारा। जड़ द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है, ठीक है ना। किसके द्वारा, जड़ द्वारा भी कायिकीय प्रवर्धन होता है। आप कहोगे सर जड़ द्वारा भी कायिकीय प्रवर्धन, बिल्कुल जड़ के द्वारा भी कायिकीय प्रवर्धन किया जाता है। अब देखो जड़ के द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे, जैसे शकरकंद है, ठीक है, गुलमूल है, तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं, इनमें क्या होता है, जड़ों द्वारा। किसके द्वारा होता है, तो शकरकंद है, ऐसे शकरकंद में भी वही होता है। तो ऐसे बहुत सारे भूस्तरिका वगैरह जिसमें होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे अदरक में है। तो ये जड़ों द्वारा क्या होता है, इनमें जड़ों द्वारा क्या होता है, जड़ों द्वारा इनका कायिकीय प्रवर्धन होता है। अब कृत्रिम रूप से देखें, तो अगर कृत्रिम रूप से मोटे मोटे तौर पर देखें तो मैंने कृत्रिम रूप से आपको बताता हूं दो, एक है कृत्रिम विधि द्वारा और दूसरी विधि का नाम है रोपण या कलम विधि। रोपण या कलम विधि द्वारा। अब देखो कर्तन विधि जिसको दूसरा नाम क्या है, रोपण या कलम विधि। अब आप कहोगे सर ये रोपण या कलम विधि क्या होती है, तो देखो रोपण या कलम विधि जिसको ग्रेफिटिंग बोलते हैं, कर्तन विधि या जिसको ग्रेफिटिंग बोलते हैं, इसमें सबसे बड़ा आता आपका एग्जाम्पल आता है आम। क्या आता है, आम, गुलाब, ठीक है, ये सब उदाहरण आते हैं। अब देखो रोपण विधि या जिसको बोलते हैं कलम विधि, इसके द्वारा कौन कौन से, तो देखो गुलमर्ग, तो ऐसे बहुत सारे जो प्लांट है उनमें इनसे जो होती है, ठीक है ना। तो कर्तन विधि, आम या गुलाब विधि, रोपण या कलम विधि। अब देखो कर्तन विधि या ग्राम क्या होता है, देखो ऐसे होता है। देखो जैसे मान लो ये
मान लो यहाँ काई के भाग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नया काई के भाग आ जाएगा, और नया काई के भाग आने से क्या होगा, नए नए प्लांट का निर्माण या विकसित होने लग जाएगा। ऐसी संरचना किसके अंदर होती है, तो आम के अंदर संरचना होती है। कृतन विधि और रोपण विधि के भी उदाहरण है, आम है उनमें ये सब, गुलाब है उनमें सब में चीजें होती रहती है। किसके अंदर, गुलाब है, आम है, इसके अंदर यूं पे जुड़ा रहता है, जुड़ जाते हैं और जुड़ते ही फिर नया जीव का और नए आम का, फिर ऐसे फिर यूं कलम विधि चलती रहती है। तो ये कलम विधि और रोपण विधि है नहीं सिलेबस में, सिर्फ आपको बताइए है। वैसे आपको काई के प्रवर्धन दो प्रकार का, एक प्राकृतिक काई के प्रवर्धन, दूसरा कौन सा, कृत्रिम काई के प्रवर्धन। प्राकृतिक के अंदर जड़, तर, पत्ती द्वारा और तने द्वारा। पत्ती द्वारा पत्ता, छोटा बायोफिल्म, तने में आलू या आंख, जड़ द्वारा शकरकंद हो गया। काई के कृत्रिम दो प्रकार के, कर्तन विधि और रोपण विधि। कर्तन मतलब होता है काटना, कर्तन का मतलब क्या होता है, काटना, जैसे काट करके, वैसे कर्तन विधि का मतलब काटना होती है। लेकिन रोपण विधि और कलम विधि के अंदर आम है, गुलाब है वगैरह काट करके नए जीवों का निर्माण या नई संतति का निर्माण किया जाता है। तो ये थी अपनी काई के प्रवर्धन। कौन सा प्रवर्धन था, काई के प्रवर्धन, मोस्ट इंपोर्टेंट है काई के प्रवर्धन। ठीक है, अब देखो काई के प्रवर्धन उस साल में, उस समय भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था उस दिन, और उसके बाद मैंने लैंगिक जनन भी शुरू करवा दिया था। क्या किया था, लैंगिक जनन, यानी जब नर व मादा युग्मक संलयन करके निषेचन की प्रक्रिया के दौरान नए युग्मनस बनने वाली प्रथम कोशिका युग्मनस से नए जीव का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। क्या बोलते हैं मैंने, लैंगिक जनन। फिर मैंने आपको मानव ससुंदरा उदाहरण भी दिया था, ठीक है ना। फिर आज अपन क्या पढ़ेंगे, देखो आज अपन लैंगिक जनन के बारे में पढ़े, तो लैंगिक जनन में आज अपन पढ़ेंगे पादपों के अंदर, और कौन से पादप, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। किसमें पढ़ेंगे आज अपन, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब देखो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। अब देखो आपने देखा होगा सर के, हमने तो हर जगह देखा है सर कि भाई जंतुओं के अंदर भी लैंगिक जनन होता है, वैसे वैसे पुष्पों के अंदर भी लैंगिक जनन होता है। बिल्कुल, पुष्पों के अंदर भी क्या होता है, लैंगिक जनन। क्या होता है, पुष्पों के अंदर भी क्या होता है, लैंगिक जनन। पुष्पों के अंदर भी क्या होता है, लैंगिक जनन। भाई पारणियों के अंदर होता है, पुष्पों के अंदर क्यों नहीं होता, लैंगिक जनन होता है। क्या होता है पुष्पों के अंदर, लैंगिक जनन। क्या होता है, पुष्पों के अंदर भी क्या होता है, लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन किसमें होता है, पुष्पों के अंदर भी क्या होता है, लैंगिक जनन। ठीक है, ये आपको पुष्प दिखाई दे रहा होगा, एक शानदार दरकता हुआ पुष्प, शानदार दरकता मदकता हुआ पुष्प दिखाई दे रहा होगा आपको। पुंकेसर आपको सामने दिखते होंगे, ये पुंकेसर। क्या होते हैं, पुंकेसर। और बीचों बीच में ठीक है ना, ऐसे कौन होते हैं, पुंकेसर। सही बनेंगे। देखो मुकेश टाइम लेगा, कौन टाइम ले रहा है, मुकेश। अब देखो अभी बनाते हैं। देखो तो ऐसे जो
नीचे आपको बीजांड दिखाई दे रहा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो भाग होता है उसको बोलते हैं पुंकेसर भाग। कौन सा? स्त्रीकेसर भाग। कौन सा भाग हो गया? स्त्रीकेसर, यूं लटका हुआ अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको दो पुंकेसर दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे देखो बाहर की तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं, तो बाहर की तरफ जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? बाहें दल पुंज। क्या बोलते हैं? बाहें दल पुंज। नीचे होता है बाहें दल पुंज, ठीक है। फिर देखो ये आपको पत्ती और पंखुड़ी से संरचना देखिए, इसको बोलते हैं दल पुंज, दल पुंज, ठीक है। फिर आपको ये दो डंठल नुमा संरचना दिख रही है, इसको बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसको? पुंकेसर, ठीक है ना। और इसके बीच में जो है आपको संरचना दिखाई दे रही है ऐसे यूं घूमती हुई रैंडम की तरह यूं बीच में, इसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर, ठीक है ना। पुंकेसर और स्त्रीकेसर, कौन से केसर? पुंकेसर और स्त्रीकेसर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन अंग है। कौन से जनन अंग है? पुष्पीय पादपों के लैंगिक जनन अंग है। कौन कौन से? पुंकेसर और स्त्रीकेसर। पुंकेसर और कौन कौन से? स्त्रीकेसर। तो आपने देखा होगा पुष्पीय पादपों के अंदर से जो जनन होता रहता है, तो पुंकेसर और स्त्रीकेसर की वजह से होता है। चार पार्ट कौन से? बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। कौन कौन से? तो मैंने बताया बाह्यदलपुंज, बाह्यदलपुंज, दूसरा कौन सा पुंज? दलपुंज, तीसरा कौन सा? तो पुंकेसर, और चौथा कौन सा आपके? तो स्त्रीकेसर, ठीक है ना। तो बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। अब देखो ऐसे आपको जो संरचना दिखाई दे रही होगी, तो इसको बोलते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पीय पादप आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। तो देखो मेजर जो बड़े बड़े जो पुष्पीय पादपों में जो काम आने वाले जो है वो होता है पुंकेसर और स्त्रीकेसर। जो पुंकेसर और स्त्रीकेसर होता है वही क्या करते हैं? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का काम करते हैं। अब देखो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कैसा होते हैं। देखो जब ये परागकण, ये पुंकेसर होता है, क्या बोला मैंने? पुंकेसर। पुंकेसर ऐसा होता है, देखो यूं एक डंठल नुमा संरचना होती है, पूरी डंठल नुमा बनी हुई, यूं पूरी एक डंठल नुमा संरचना होती है ऐसे भरी हुई, ठीक है। इस डंठल नंबर संरचना दिखाई दे रही है आपको। इस डंठल नंबर संरचना के ऊपर यूं इस जो ये पूरे भाग दिखाई दे रहे हैं, इसके भाग को बोलते हैं तंतु भाग। कौन सा भाग होता है? इसको बोलते हैं तंतु भाग। और इसके ऊपर दो ये जो फाइलें दिख रही है इसका नाम है योजी। क्या बोलते हैं? योजी। और इस योजी के अंदर क्या भरे हुए रहते हैं? इस योजी के अंदर भरे रहते हैं परागकोश। क्या भरे रहते हैं? परागकोश। और इस परागकोश के अंदर क्या भरे रहते हैं? तो इस परागकोश के अंदर भरे रहते हैं आपके परागगण। क्या रहते हैं? परागकण। क्या भरे रहते हैं इसके अंदर? परागकण, पॉलिनेशन, परागकण। अब परागकण भरे रहते हैं, और ये भाग हो गया, और योजी वाला भाग, तंतु भाग, और लास्ट में कौन सा हो गया? डंठल या तंतु वाला भाग या पूरा फाइबर वाला भाग। तो योजी के अंदर क्या होता है? परागकोश। और परागकोश के अंदर क्या होता है? परागकण। ये परागगण जो आपको दिखाई दे रहा है, परागकण जो दिखाई दे रहा है, ये परागकण ही है। कौन सा गण? परागकण। ये परागकण ही है जो नर युग्मक का काम करता है। किसका काम करता है? नर युग्मक का। और जब ये नर युग्मक परागकण किसके ऊपर आ जाता है? जब ये नर युग्मक स्त्रीकेसर के ऊपर, ठीक है ना। मैंने स्त्रीकेसर ढंगी नहीं बनाई, बाकी स्त्रीकेसर की सही स्ट्रक्चर यूं डंठल की जो संरचना होती है ना आपके सामने, यूं इसके ऊपर स्त्रीकेसर के ऊपर आके बैठेंगे। और जब इसके स्त्री के ऊपर बैठेंगे तो स्त्रीकेसर के ऊपर आके बैठ के क्या करेंगे? परागगण की क्रिया। कौन सी प्रक्रिया बनेगी यहाँ पर? परागगण की प्रक्रिया। आपको पूछे परागगण किसे कहते हैं, तो वह प्रक्रिया जब परागकण किसके ऊपर बैठ जाए? स्त्रीकेसर पर आकर बैठ जाते हैं, या स्त्रीकेसर पर आकर के प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया? प्रक्रिया करते हैं, उसे बोलते हैं परागगण। क्या बोलते हैं उसको? परागगण। क्या बोलते हैं उसको? परागगण। क्या बोला मैंने? परागगण, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। और ये किसको बोलते हैं? परागकण। इसको क्या बोलते हैं? परागकण। उस परागकण का निर्माण कहां पर होता है? योजी के अंदर, परागकोश के अंदर किसका निर्माण होता है? तो परागगण का। और परागकण जब किसके ऊपर आकर बैठते हैं? स्त्रीकेसर के ऊपर आकर बैठते हैं, तो कौन सी प्रक्रिया होती है? तो परागगण। कौन सी क्रिया होती है? परागगण। स्त्रीकेसर का पुमंग भाग, पुंकेसर का पुमंग भाग और स्त्रीकेसर का अंडक भाग, दोनों मिलकर क्या करते हैं? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का काम करते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका नर युग्मक बनाई, देखो परागकोश, योजी। तो ये होता है पुंकेसर भाग। कौन सा भाग होता है? इसका नाम क्या नाम है? पुंकेसर भाग। इसका नाम क्या है? पुंकेसर भाग। ये
पुष्प पादपों का जनन वाला भाग है। कौन सा भाग है? नरयुग्मक का जनन भाग, नरयुग्मक बनता है इसमें। इसको बोलते हैं अपन पुंकेसर भाग, जिसके अंदर योजी आती है, तंतु भाग, नरयुग्मक, परागण किसको पर आते हैं, स्त्री केसर पर आगे बैठेंगे। तो ये सब जो पुष्प पादपों के अंदर भाग होते हैं, दाएं पुंज, दल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। अब देखो स्त्री केसर कैसा होता है, देखो एक तो यार डायग्राम में यहाँ से बना है, बिल्कुल परफेक्ट डायग्राम बना है। अब देखो यहाँ ऐसा भाग होता है, ठीक है ना, जो मेरे यहाँ पर थोड़ा गलत बन रहा था। देखो ऐसा भाग होता है आपके अंडाणु, देखो यहाँ बनता है अंडाणु वगैरह सब, यहाँ होता है निर्माण इसके अंदर, अंडाणु वगैरह, बीजाणु बड़ा बीजाणु वगैरह सब इसमें होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आपको अंदर की तरफ एक लेयर की लाइन, सीधी सीधी लाइन खींची जाती है। ऊपर की तरफ सबसे ऊपर, उसके ऊपर सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर होते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। फिर उसके बाद उनका नाम आते हैं वर्तिकाग्र, लंबी डंठल नुमा संरचना, और फिर अंदर आते हैं अंडाशय, और इस अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, और इस बीजांड के अंदर ही कौन होते हैं? इस बीजांड के अंदर ही होते हैं भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश के अंदर क्या होता है? तो भ्रूण, और भ्रूण से क्या बनता है? बीज। क्या बनता है? बीज। बीजांड के अंदर कौन होता है? भ्रूणकोश, और इस भ्रूणकोश के अंदर ही क्या होता है? भ्रूण, और भ्रूण के अंदर किसका निर्माण होता है? बीज का। भ्रूणकोश उसको पोषण प्रदान करना है, और भ्रूणकोश में भ्रूण सेव रहता है और उसके अंदर बीज का निर्माण होता रहता है। तो ये थी किसकी संरचना? तो ये थी मादा या स्त्री केसर की संरचना, ऐसे भी कह सकते हो, मादा पुष्पपादप या स्त्री केसर की संरचना, स्त्री केसर की संरचना। यह है स्त्री केसर की संरचना। तो बाएं दल पुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर सभी किसमें आते हैं? पुष्प पादपों में लैंगिक जनन के अंदर। तो ऐसे होता है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। किसके अंदर? पुष्प पादपों के अंदर लैंगिक जनन ऐसा होता है। इसके ऊपर पुंकेसर के ऊपर आके कौन बैठता है? स्त्री केसर के ऊपर पुंकेसर आके बैठता है, जो परागण की प्रक्रिया होती है, और ये परागण की प्रक्रिया के द्वारा ही स्त्री केसर से पुंकेसर के बनते हैं। अब देखो पुष्प पादपों के अंदर लैंगिक जनन बहुत ही छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है। पुष्प पादपों के अंदर लैंगिक जनन के लिए अपन पढ़ते हैं ना, तो पुष्प पादपों के अंदर लैंगिक जनन के लिए और बात पढ़ते हैं तो इसमें द्विलिंगी पुष्प आते हैं, एक लिंगी पुष्प आते हैं, उभयलिंगी पुष्प आते हैं। जैसे पुष्प होगा जिनके अंदर एक पुष्प होगा, किसी के अंदर पेड़ द्वारा, किसी माध्यम द्वारा, जल के द्वारा। तो ये सभी जो प्रक्रिया होती है परागण की क्रिया, तो परागण की क्रिया के माध्यम से पुष्प के अंदर क्या होता रहता है? तो इसके अंदर जनन होता रहता है। कैसे? जैसे मैंने कहा देखो यहाँ पर कौन आएगा? स्त्री केसर। स्त्री केसर का जो ये परागण वाला पार्ट, कौन सा भाग? जो पुंकेसर का भाग, जिसका नाम क्या है? जो योजी के अंदर परागकोश, उसके अंदर क्या बनते हैं? परागण। क्या बनते हैं? परागकण। जो ये परागकण होते हैं छोटे छोटे, ये परागकण यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, इसके ऊपर परागकण बनते हैं, इसके ऊपर पालिया के ऊपर। और ये जब ये परागकण जब इसके ऊपर आके बैठेंगे वर्तिकाग्र भाग पर, जब इसके ऊपर आके बैठेंगे तो यहाँ पर पराग और स्त्री केसर नामक एक प्रक्रिया होती है, और इसी प्रक्रिया की वजह से, इस प्रक्रिया की वजह से जो इसके ऊपर बैठेंगे तो धीरे 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 देखो यहाँ से होते हुए वर्तिकाग्र से होते हुए इसके अंदर आएंगे। और यहाँ पर जो बीजांड है, बीजांड के अंदर कौन बना हुआ है? तो बीजांड के अंदर बना हुआ है बीजांड, अंडा से के अंदर बीजांड है, और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश धीरे धीरे उसको पोषण प्रदान करता रहेगा, और पोषण तो उसके अंदर भ्रूण से रहता है, और पोषण करते किसका निर्माण कर देगा? बीज का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा? बीज। तो ये होता है पुष्प पादपों में लैंगिक जनन। अब पुष्प पादपों में लैंगिक जनन भी दो प्रकार का होता है। अब पुष्प पादप भी दो प्रकार का होता है। लैंगिक जनन के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो अब वो दो प्रकार कौन कौन से, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो दो प्रकार के कौन कौन से? तो पहले पार्ट का नाम है आपके, दो प्रकार के जनन होते हैं। ये बता, एक लिंगी पुष्प, कौन से? एक लिंगी, और दूसरा कौन से? द्विलिंगी पुष्प। पुष्प भी दो प्रकार के, एक लिंगी पुष्प और दूसरे कौन से? द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी का मतलब होता है ऐसे पुष्प, क्या बोला मैंने? ऐसे पुष्प जिनके अंदर एक लिंग हो। कितना लिंग हो? एक लिंग हो, उसे क्या बोलते हैं? एक लिंगी पुष्प। यानी जिसमें लिंग की मात्रा कितनी होती है? एक। जिसके अंदर या तो पुंकेसर होगा, ये क्या होगा? स्त्री केसर, या पुंकेसर या स्त्री केसर, दोनों में से एक होता है। क्या बोला मैंने? पुंकेसर या स्त्री केसर में से कोई एक होता है, उसे बोलते हैं अपन एक लिंगी। और द्विलिंगी पुष्प कहते हैं जिसके अंदर पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों
एक ही पुष्प में हो, एक ही पुष्प में हो, उसे बोलते हैं पुंके, उसको बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प, या इसको बोलते हैं उभयलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं इसको? उभयलिंगी, उभयनिष्ठ। इसको उभयलिंगी पुष्प भी बोलते हैं या द्विलिंगी पुष्प भी बोल सकते हैं। यानी जिसमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर, पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों एक में ही पुष्प में हो, या इसमें से पुंकेसर या स्त्रीकेसर जिसमें किसी दोनों में से एक में होगा उसे बोलेंगे एक लिंगी पुष्प, और जिनके अंदर दोनों होंगे उसे बोलेंगे द्विलिंगी पुष्प। और ये क्या करते हैं, जब एक लिंगी द्विलिंगी सब क्या पुष्प पादपों में सहयोग करते हैं, जो लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं हमेशा लैंगिक जनन, जिसमें नर या मादा युग्मक मिलकर के लैंगिक जनन को प्रकट करते हैं। युग्मनज की कोशिका बनेगी और नए जीव का निर्माण होगा। आई बात समझ में? तो आज अपन पुष्प पादपों में लैंगिक जनन के बारे में बताया, इसके बारे में और डिटेल अभी थोड़ी बाकी होगी, वो मैं पूरा आपको अगले वीडियो के अंदर पूरा डिटेल से बताएंगे। थैंक यू दोस्तों, अपनी क्लास आज यहीं पे पूरी होती हुई। थैंक यू।